हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हमने 6th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करा था, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसके अंदर हमारी 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, अगर आपने देखी होंगी तो आप ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर हमने स्टिचिंग, डाइंग, किस तरीके से वो स्टोन्स को यूज़ करते थे, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक को हमने स्टडी किया था, रॉक पेंटिंग, साइट्स, फायर के बारे में हमने बात की थी, और बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग हम डिस्कस कर चुके थे, डोमेस्टिकेशन हम देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ से। यहाँ से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। If you plant a seed, you will notice that it takes some times to grow. देखिए, वेरी कॉमन चीज़ क्या है कि अगर हम कोई भी ट्री को प्लांट, कोई भी सीड को प्लांट करने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है आपने आज बीज डाला और वो कल पूरा बड़ा पेड़ बन गया। ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक अ लॉन्ग 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 टाइम, है ना। इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। यानी कि अगर आपको काफ़ी सेवरल डेज लगेंगे एक प्लांट को बनने में, वीक्स, मंथ्स, और सम केसेस में ईयर्स भी हो जाते हैं। और पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स, और हमने ये पढ़ लिया था यहाँ पर कि लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। तो अगर आपको किसी प्लांट को डोमेस्टिकेट करना भी है तो उसके लिए आपको वहाँ पर रुकना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह बीज बो के चले जाएं और अगले साल आए उसका फसल को कटाई करने। ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ रुक के देखना पड़ेगा कोई जंगली जानवर उस फसलों को ख़राब ना कर दें। बारिश, धूप, पानी, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। सो उस केस के लिए लोगों को सेटल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी नहीं थी। उनकी नेचर थी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने की। तो उस नेचर के कारण उनके पास वो कभी सेटल नहीं हुए। लेकिन अब जब वो एक डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, वो प्लांट्स को, फसलों को ग्रो कर रहे हैं, अगर इस लैंड पे उन्होंने फसल को ग्रो किया है तो यहाँ पे आसपास उन्हें सेटल होना ही पड़ेगा, नहीं तो इस फसल को ख़राब होने में कुल ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, बहुत जंगली जानवर आके भी इसे ख़राब कर सकते हैं, अचानक आई बारिश भी इसे ख़राब कर सकती है, अगर आसपास कोई नदी है और बाढ़ आ गई तो भी ये फसल ख़राब हो सकती है, और अगर बहुत तेज़ धूप पड़ी और इस फसल में पानी नहीं गया तो भी ये ख़राब हो सकती है। तो कोई भी रीज़न से अगर ये ख़राब होती है तो लोगों को यहाँ सेटल होना ज़रूरी है। सो इट meant that they had to stay in the same place for a long time looking after the plants. तो उन प्लांट्स को देखने के लिए उन्हें एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन। किसके लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा? कि पानी दिया जाए, वाटरिंग की जाए, वीडिंग की जाए। कोई भी, अगर मान लीजिए, वीडिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ये एक लाइन में आपने एक फसल उगाई है, तो इसके साइड में होता नहीं है कभी कभी कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। वो प्लांट्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उन्हें रेगुलरली टेक केयर कर रहे हैं और पानी दे रहे हैं, तो मिट्टी में से ही कई बार अनवांटेड, यानी कि वो पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं है वो उग जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फसलों को जगह नहीं मिलती है उगने के लिए। तो उन प्लांट्स को टाइमली हटाते रहना, ताकि आपकी फसल को प्रॉपर जगह मिल सके, वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके उस वाटर को और ग्रो कर सके। उनको हटाने के लिए इन्हें वहाँ पे रुकने की ज़रूरत होती थी। ड्राइविंग अवे द एनिमल्स, यानी कि जो जंगली जानवर वहाँ पे आके उसको ख़राब कर सकते थे, उन्हें हटाने की ज़रूरत थी। बर्ड्स को हटाने की ज़रूरत थी, जो ग्रेन्स को खा सकती हैं, निकाल सकती हैं, जब तक ग्रेन्स राइपन नहीं हो जाते, यानी कि जब तक ग्रेन्स तैयार नहीं हो जाते यूज़ करने के लिए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब इतनी मेहनत करी है आपने, एक साल पूरा लगा के आपने गेहूं को उगाया है, उसके बाद क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? फिर तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो एक साल लगाने के बाद अगर आपने कोई फसल को तैयार किया है तो उस फसल को केयरफुली यूज़ करना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी उस समय में होता था, और वो आज भी ज़रूरी उतना ही है हम सबके लिए। As a grain had to be stored for food and seeds, people had to think of ways of storing it. यानी कि अगर आपने कोई फसल, आप अगर किसी किसान से बात करें, या आप पेपर्स में या आप वैसे बुक्स में पढ़ेंगे कि अगर आपने कभी कोई फसल उगाई है, आपकी इतनी फसल उगी है, या आपके, मैं कहती हूँ, आपने 100 ग्रेन्स उगाए हैं, तो वो 100 के 100 ग्रेन्स आप खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप उसमें से कम 25 टू
30% ग्रेन्स आप ऐसे रखते हैं जो वापस यूज़ होंगे आपके नेक्स्ट फसल को बोने के लिए। भाई अगली फसल के लिए सीड कहाँ से आएगा? हर बार तो मार्केट से परचेज नहीं करेंगे, और इनके पास तो वो ऑप्शन ही नहीं था कि मार्केट से परचेज कर सकें। ये लोग तो कर ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि देयर वाज नो मार्केट। सो दे हैव टू कीप अबाउट 25 to 30% ऑफ द ग्रेन्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट कल्टिवेशन, नेक्स्ट एग्रीकल्चरल पैच के लिए उनको उसे रखना ही पड़ता था। तो उसको भी रखना है अलग से निकाल के, और अपने फूड की तरह भी स्टोर करना है। आपको पता है ना, अगर हमने बहुत लंबे समय तक गेहूं को स्टोर किया तो क्या होगा, उसमें कीड़ा पड़ जाता है जिसकी वजह से पूरे धान को ख़राब कर देता है, या फिर बारिश हुई तो वो सारा बह गया। तो इन सब चीज़ों को संभाल के रखने के लिए भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इन मैनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और कई जगहों में उन्होंने क्या बनाने शुरू करे, बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए, वुवन बास्केट्स बनाई, या फिर पिट्स को डक किया, ऐसे एक गड्ढा बनाया, फिर उसको बहुत अच्छे से कवरिंग करी, फिर उसके अंदर अपने ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू किया into the ground. Do you think that hunter and gatherers would have made and used pots? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि हंटर और गैदरर्स ने कभी पॉट्स का इस्तेमाल करा होगा? डू यू रियली थिंक? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनका वो यूज़ ही नहीं होता था। वो लोग किसी भी चीज़ को स्टोरिंग तो करते नहीं थे ना, दे कीप ऑन मूविंग। जो जो उन्हें मिलता गया वो खाते गए, जो नहीं मिला उन्होंने नहीं खाया। बट उन्होंने कभी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास स्टोर नहीं रखा। उन्होंने कभी उसको स्टोर नहीं किया कि उन्होंने ग्रेन खाया, उसको स्टोर कर लिया और आगे फ्यूचर में यूज़ किया, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया था। देन कम्स द स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। वी नो कि एनिमल्स जो हैं वो अपने आप नेचुरली रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस नेचुरली, ठीक है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. अब इसका क्या मतलब है? एक बात बताइए, मेरे पास एक गोट है, ठीक है। अब इस गोट से मैं क्या क्या कर सकती हूँ? इस गोट से मैं हर रोज़ तो मिल्क ले ही सकती हूँ वेरी इजीली, ठीक है। और इस गोट को मैं जहाँ जहाँ जाऊँ अपने साथ लेके जा सकती हूँ। उससे मेरा क्या होगा, एक फूड स्टोर हो रहा है। फूड स्टोर कैसे हो रहा है? फूड स्टोर ऐसे हो रहा है कि ये गोट को मैं कभी भी ज़रूरत पड़ने पर मार कर इसको पका कर खा सकती हूँ। समझ रहे हैं आप? तो ज़रूरी नहीं कि आप मीट को पहले ही घर से काट पीट के आप ये लोग लेके जाते हो बैग्स में प्रॉपरली पैकअप करके। नो, ये गोट्स को अगर साथ में लेके जा रहे हैं तो जब ज़रूरत होगी फ्रेश मीट के तौर पे ये काट के उसको खा लेते थे, ठीक है। और अगर जब तक में इन लोगों को प्रॉपर खाना मिल रहा है, सब चीज़ हो रही है, इन्हें ज़रूरत नहीं उसे मारने की, तो उससे उसका मिल्क लेके फाइन। सो आप स्टोरिंग एनिमल्स को सिंपल कह सकते हैं कि ये स्टोर ऑफ फूड था। इसके पास एक परमानेंट खाना, हमारे पास ऑप्शन होता था कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम गोट को मार भी सकते हैं, अगर हमें नॉर्मल डाइट मिल रही है तो हम मिल्क लेके भी, उसका दूध लेके भी ज़िंदा रह सकते हैं। सो गोट या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो ये अपने साथ रेयर करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, उनको हम लोग इसीलिए ये लोग अपने पास रखते थे क्योंकि इट वॉज अ स्टोर ऑफ food. Then moves forward finding about the first farmers and herders. अब अगर हम सोचें कि सबसे पहला फार्मर कौन होगा और सबसे पहला हर्डर कौन होगा, तो उनकी बात करते हैं। Turn to map 2. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where the archaeologists have found evidences of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir and east and south India. अब मैप 2 में देखते हैं और ब्लू स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये ना मैप 2, सी ब्लू स्क्वायर्स। हेयर इज अ ब्लू स्क्वायर बुर्जा होम, ओके। हेयर इज अ ब्लू स्क्वायर विच इज मेहरगढ़, ब्लू स्क्वायर कोल्डीवार, महागराम, चिरांद, then Daojali, Hadding, Halul, okay, or this is
पयमपली। यू कुड से कि ये जितने भी ब्लू स्क्वायर्स के नेम्स अभी हमने पढ़े हैं, इन सब पे हमें हर्डर्स के और फार्मर्स के एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। अभी के फार्मर्स के हर्डर्स की नहीं, द वेरी फर्स्ट, यानी कि वेरी फर्स्ट हम उन्हें क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें मिली हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि वो आने वाले पिछले 100-200 साल में नीचे दबे होंगे, इतनी पुरानी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, सो ये वो जगह हैं, आप देख सकते हैं कई जगहों पे फैले हुए हैं। आप नॉर्थ में बात कीजिए, बुरज़हम होम है, मेहरगढ़ हो गया, ईस्ट में आ जाइए आप, दजाली दाउजली हेडिंग है, चुरांद है और महागरा है, कोलदीवा है। साउथ के अंदर भी आपको 2 स्टेट्स मिल जाएंगी ऐसी जहाँ पर आपको इजीली फर्स्ट हर्डर्स और फार्मर्स के ट्रेसेस मिलते हैं। ओके, then to find out whether these sites were settlements of the farmers or herders, scientists study evidences of the plants and animal bones. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेटलमेंट्स जो हैं वो फार्मर्स और हर्डर्स की हैं? हमें ये ऐसे पता चलेगा क्योंकि साइंटिस्ट स्टडी करते हैं प्लांट्स को, वो स्टडी करते हैं एनिमल बोन्स को। ये आपको पता होगा कि बाय अ बोन डीएनए आप उससे पता लगा सकते हैं वो कौन से एनिमल का बोन है और कितने साल पुराने एनिमल का बोन है। बाय टीथ ऑल्सो हम लोग एज का पता लगाते हैं। प्लांट्स के केसेस में हम बाक, किसी भी ट्री के बाक को कट करके अगर हम उसके अंदर के सर्कल्स काउंट करते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमें ट्रीज़ के, प्लांट्स के और बोन्स की एज का पता चल सकता है। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट उनको स्टडी करते हैं और फिर ही बता पाते हैं कि वो किन के हैं और कितने साल पुराने हैं। One of the most exciting finds includes remains of a burned grain. These may have been burned accidentally or on purpose. और कई जगह पे जो एक्साइटिंग चीज़ हमें मिली थी वो थी बर्न्ड ग्रेन, यानी कि जो ग्रेन्स हमने उगाए थे उनके जले हुए ग्रेन्स। और वो ग्रेन्स क्यों जले होंगे ये तो हम नहीं कह सकते, हो सकता है वो एक्सीडेंटली जल गए हों या हो सकता है वो पर्पसली जलाए गए हों, क्या पता वो कुछ इस तरह का डिश वहाँ पे बनाते हों, कोई पर्पस होगा जिसकी वजह से वो जलाते होंगे या एक्सीडेंटली जले होंगे, लेकिन हमें वो ग्रेन्स के बर्न्ड ग्रेन्स मिले हैं। Scientists can identify these grains, and so we know a number of crops were grown in the different parts of the subcontinent. और साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया जिससे हमें ये पता चला कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई अलग अलग तरह के नंबर ऑफ क्रॉप्स जो थे वो उगाए जाते थे। They can also identify the bones of different animals, और कई एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स भी उन्होंने आइडेंटिफाई वहाँ पे करी हैं। ओके, then towards a settled life, archaeologists have found traces of huts and houses at some sites. आर्कियोलॉजिस्ट ने कई ट्रेसेस फाउंड करे हैं जिसमें हट्स हैं, हाउसेस हैं कई साइट्स पे। फॉर इंस्टेंस इन बुरजा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद द स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। आप देख सकते हैं बुरजा होम, अभी हमने एक जगह देखी थी, इट्स इन टुडेज कश्मीर, दिस इज़ द बुरजा होम। ओके, यहाँ पर किस तरह की हट्स एंड हाउसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं? एक ऐसे घर जो स्टेयर से नीचे जाके आपको, स्टेयर से आप नीचे गए और फिर आपको एक घर मिलेगा, ऐसे स्टीप में नीचे एक डग करके पिट बना के, गड्ढा बना के उसमें उन्होंने अपने अपने घर बनाए हुए थे। दीज मे हैव बीन प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। आप सोच सकते हैं कि बुरजा होम जैसी जगह में कितनी ठंड पड़ती होगी, तो हो सकता है उस ठंड से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हट्स। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? हर्ट्स यानी कि ऐसे अंगीठी, आज के टाइम में अगर आपने देखी हो, पुराने समय में ऐसे करके एक अंगीठी बनाई जाती थी, ऐसे करके एक अंगीठी बनाई जाती थी, यहाँ पे फायर लगाई जाती थी और यहाँ पर एक पॉट रखा जाता था। तो इसी तरह की कई अर्थ हम लोग को मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। ओके, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक
पीपल कुड कुक फूड ईदर इंडोर्स एंड आउटडोर्स। तो इसका मिलने का मतलब क्या था, और दोनों जगह, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, कि हो सकता है वेदर के देखते हुए वो खाना पकाते हों, कि अगर वेदर साफ़ है, खुला है और इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो वो घर के बाहर खाना बनाते हों। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन है वेदर की, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, या फिर आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो उस टाइम में खाने को अपने घर के अंदर पकाते हों। ओके, नाउ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। और कई साइट से हमें क्या मिला है, स्टोन टूल्स भी मिले हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। और क्योंकि ये जो टूल्स हमें मिले हैं ये बहुत तरह से पैलियोलिथिक टाइम से बिल्कुल अलग टूल्स हैं, इसीलिए इनको नाम क्या दिया गया था, नियोलिथिक। These includes tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce। अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कैसे आपको पैलियोलिथिक से अलग टूल्स मिले। सी पैलियोलिथिक में स्टोन्स होते थे, बड़े स्टोन्स होते थे, और उसके बाद हमने उसके नीचे एक वुड लगाना या बोन्स लगानी शुरू करी थी, और जब स्टोन्स छोटे होने लग गए थे तो हमने बोला था वो माइक्रोलिथ एंड बिलोंग्स टू द मेसोलिथिक टाइम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नियोलिथिक। क्यों वो नियोलिथिक हमने उनको बोला, क्योंकि वो पॉलिश्ड होने लग गए थे। सबसे बड़ी चीज़ पॉलिश्ड, आपको लगता है यहाँ उस टाइम में पॉलिश यूज़ होती थी, नो लेकिन नियोलिथिक टाइम में जो हमें मिले हैं दे वर वेरी पॉलिश्ड, वेरी शार्प, एंड कई जगह पर हमें मोटार्स भी मिले हैं एंड पेस्टल्स। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर, अगर आपने देखा होगा आपके घर में भी अवेलेबल होगा, जिसमें हम लोग अदरक आज के टाइम में कूटते हैं। इस टाइप का एक होता है, इसके अंदर मसाले और ग्रेन्स को कूटा जाता था ऐसे ऐसे, बहुत तेज़ 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 मार मार के आप अपने ग्रेन्स को कूटते थे लोग, और मसाले कूटा करते थे। हम लोग के घर में आज नॉर्मल डेज में आप उसमें अदरक कूटते हैं, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें भी हमें वहाँ पर मिली हैं। शार्प कटिंग एजेस मिले हैं, फाइन कटिंग एजेस मिले हैं जो इजीली किसी भी चीज़ को कट कर दे, जो कि ये सब चीज़ें पैलियोलिथिक में माइक्रोलिथ्स में नहीं अवेलेबल थी। इसीलिए हमने इसको एक नया नाम क्या दिया था, नियोलिथिक, जहाँ पे टूल्स बदल गए थे। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे। मैं कह रही हूँ ना, आज के टाइम में भी अगर आप गांव में चले जाएंगे, ग्राइंडिंग ग्रेन्स को, यानी कि आटे गेहूँ को पीसने के लिए आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, at the same time tools of the Paleolithic times continued to made and used, and remember some tools were also made of bones। और ऐसा नहीं था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी पैलियोलिथिक की बात करें या फिर हम मेसोलिथिक की बात करें या नियोलिथिक की बात करें, जिन चीज़ों को हमने पैलियोलिथिक में डिस्कवर किया था, टूल्स हमने यहाँ डिस्कवर किए थे, वो ज़रूरी नहीं कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड आने के बाद यूज़ ना हुए हों, वो तब भी यूज़ होते थे। और जो पैलियोलिथिक को हम मेसोलिथिक एरिया में लेके आए थे, उसी मेसोलिथिक टूल्स, उन्हीं पैलियोलिथिक टूल्स को हमने आगे भी कैरी फॉरवर्ड करा और नियोलिथिक टाइम में भी यूज़ करे थे। कौन से टूल्स, जो मैंने आपको बताए थे, जो स्टोन से बने हुए होते हैं, उनके साथ हम बोन या वुड को भी हैंडल की तरह लगा दिया करते थे। सो इस तरह के टूल्स, ऐसा नहीं है कि कुछ नई डिस्कवरी के बाद पुरानी डिस्कवरीज को छोड़ दिया गया, उन्हें भी एट द सेम टाइम इस्तेमाल किया गया था। नाउ मेनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। कई अर्दन पॉट्स, मटके भी हमें वहाँ पर मिले हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। अब आप ये डिफरेंसेस देखिए कि जब हम बात मेसोलिथिक की कर रहे थे तो वहाँ पे अर्दन पॉट्स थे, ठीक है, फॉर स्टोरिंग, फार्मर्स एंड हर्डर्स के पास। अब अगर हम बात करें पैलियोलिथिक की, तो वहाँ पर तो पॉट्स थे ही नहीं, यहाँ पर पॉट्स थे, लेकिन नियोलिथिक आते आते पॉट्स डेकोरेटेड भी थे, ठीक है, उनके ऊपर, कुछ पॉट्स के ऊपर डेकोरेशन भी करी जाती थी। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसमें मेसोलिथिक में भी वही पर्पज़ था, लेकिन पैलियोलिथिक में अर्दन पॉट्स का कोई मतलब ही नहीं था। People began using pots for cooking food, especially grains like rice and wheat and lentils, and that now became an important part of the diet.
अब आप यहाँ पर एक बार दोबारा आएँ और ये देखें कि यहाँ पर हम अर्दन पॉट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं स्पेशली फॉर कुकिंग फूड, ठीक है। जब हमने बात की पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में यहाँ पे अर्दन पॉट्स नहीं थे। मेसोलिथिक टाइम में अर्दन पॉट्स थे, लेकिन सिर्फ स्टोरिंग के काम आ रहे थे, उनमें हम चीज़ों को स्टोर कर रहे थे। और नियोलिथिक आते आते हम उसमें फूड को कुक करने शुरू कर दिया था और हमने उनको डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। आप समझ रहे हैं। सो चीज़ों को मैंने आपको फर्स्ट बताया था ना कि अगर हमने कोई सीड को लगाया तो उसे बड़ा होने में टाइम लगेगा। तो अगर आज आप टाइम में अपनी रसोई के अंदर जाके बहुत सारे बर्तन देख रहे हैं तो उसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है कि पैलियोलिथिक टाइम में वो थे ही नहीं, मेसोलिथिक टाइम में वो थे लेकिन सिर्फ स्टोरिंग के काम आ रहे थे। उसमें पानी स्टोर कर लो, या फिर अभी आपने किसी एनिमल से मिल्क लिया है तो आप उससे स्टोर कर लो, या आपने फसल उगाई है तो आप ग्रेन्स को स्टोर कर लें। लेकिन नियोलिथिक टाइम में उसमें कुकिंग स्टार्ट हो गई थी, उसमें हमने कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें हमने डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Besides, they began weaving clothes using different kinds of material, for example cotton that could now be grown. ठीक है। अब इन सब चीज़ों से अगर अलग हटके भी बात करें तो यहाँ पर क्या शुरू हो गया था, वीविंग क्लोथ्स, कपड़ों को बुना जाने लग गया था, कपड़ों को सिलने, स्टिचिंग तो नहीं कहेंगे हम, वीविंग कहेंगे, हमने उन्हें बुनना शुरू कर दिया था यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट वाज नाउ बी ग्रोन। अब हमने कपड़ों की भी बुनाई शुरू करी। और हमने कौन से कपड़े, आपको याद होगा पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में मैंने आपको कपड़े बताए थे, एनिमल्स की स्किन को यूज़ किया जाता था। मेसोलिथिक में भी कपड़ों की बुनाई शुरू हुई थी और नियोलिथिक में प्रॉपरली अलग अलग मटेरियल्स को इकट्ठा करके बुनाई शुरू की थी। और अब कॉटन को भी लोग उगाने लग गए थे, उन्हें कॉटन भी समझ में आने लग गई थी और उन्हें ये पता था कि कॉटन को कैसे उगाया जाए और उसकी बुनाई कैसे करके अपने लिए कपड़े को हम बना सकते हैं। ओके, डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एट एंड ऑल एट वंस। क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि हर जगह चेंजेस आने शुरू हुए और इकट्ठे ही आने शुरू हुए? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। हर समय में अलग अलग समय में अलग अलग चेंजेस आने शुरू हुए। नॉट क्वाइट, इन मेनी एरियाज मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। और कई एरियाज ऐसे थे जहाँ पर मेसोलिथिक टाइम पीरियड या नियोलिथिक टाइम पीरियड पहुँचा ही नहीं था, वहाँ पर लोग आज भी कटिंग ही कर रहे, हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे फूड की। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग। और कई जगह पे नियोलिथिक आ जाने के बावजूद फार्मिंग और हर्डिंग ही चल रही थी। स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राइड टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। और कई बार ऐसा हुआ है कि डिफरेंट सीजन्स में लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एडॉप्ट भी किया है। जैसे कि बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी, हिली एरियाज़ में लोगों को पता है कि वो एक हिल पे रहते हैं, वो यहाँ पर अपना घर बनाएंगे और समर्स में वो यहाँ रहेंगे, लेकिन विंटर्स में वो यहाँ से नीचे उतराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी इतनी होगी कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सो समझ रहे हैं आप, विंटर्स वो नीचे बिताएंगे, फिर समर्स वो ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ पे नया काम शुरू करेंगे। सो एक्टिविटीज़ डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंगली उनकी एक्टिविटीज़ भी बदलती रहती थी। और हर जगह चेंजेस इकट्ठे नहीं आए, चेंजेस हर जगह अलग अलग टाइम पीरियड में आए। कहीं पर लोग फार्मिंग हर्डिंग करना शुरू कर चुके थे और कहीं पर लोग अभी तक हंटिंग और गैदरिंग कर ही रहे थे अपने फूड को लेकर। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार। अब आप एक अर्दन पॉट देख रहे हैं, आप सोचिए, देखिए इसमें क्या स्टोर हुआ होगा। आप अगर होते तो आप इसमें क्या स्टोर कर सकते थे? बहुत चीज़ें कर सकते थे भाई। वाटर भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, हम इसके अंदर मिल्क भी स्टोर कर सकते थे, हम इसमें एनिमल मीट भी स्टोर कर सकते थे, हम इसमें ग्रेन्स भी स्टोर कर सकते थे, हम इसमें नेक्स्ट फसल के लिए जो हमें सीड्स हमने बचाए थे हम इसमें वो भी स्टोर कर सकते थे। तो इसमें स्टोर करने लायक हमारे पास बहुत सी चीज़ें थी जिन्हें हम स्टोर कर सकते थे। और इसी के छोटे फॉर्म्स को फिर हमने बनाना शुरू किया था जब हमने कुकिंग शुरू की थी। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेहरगढ़ की और इस चैप्टर को फाइनली हम एंड करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे को बहुत समय लग रहा है इन वीडियोस को बनाने में। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।